स्टूडेंट्स, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में हमने अब तक हेलो एल्केन का यूपीएससी नामकरण, वर्गीकरण और उनके बनाने के मेथड्स देखे हैं। हमारे पास मुख्य 4 प्रकार के एल्किल हैलाइड हैं, जिनमें अगर हमसे ये क्वेश्चन हो RF-CH3F एल्किल हैलाइड अगर हमें बनाना है तो कौन सी रिएक्शन है? स्वार्ट। RCl के लिए डार्जन, RBr के लिए होन्सडिकर और RI के लिए फिंकेलस्टाइन हैलोजन विनिमय द्वारा एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। अब आगे है हेलो एल्केन के भौतिक गुण। भौतिक गुण में पहले ये है कि शुद्ध अवस्था में यानी प्योर फॉर्म में एल्किल हैलाइड सभी क्या होते हैं? रंगहीन है। लेकिन जैसे ही प्रकाश या लाइट के सामने आते हैं तो RBr यानी एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड का कलर कैसा हो जाता है? येलो या पीला। इसी प्रकार एल्किल हैलाइड हैं, ये पानी में क्या होते हैं? अविलेय या अघुलनशील होते हैं, लेकिन अल्कोहल, ईथर, बेंजीन इनमें ये क्या होते हैं? घुलनशील। RX यानी एल्किल हैलाइड। और क्वथनांक की बात करें तो क्वथनांक है एल्किल हैलाइड हैं, इनके क्वथनांक क्या होते हैं? परमाणु भार या अणु भार के क्या होते हैं? ये समानुपाती होते हैं। यानी हम यहाँ क्या देंगे? अणुभार, या हम क्या कह सकते हैं? परमाणु भार के क्या होता है? क्वथनांक समानुपाती। और आप जानते हैं ये FCl BrI है, तो इनके इस क्रम में यहाँ क्या है? ये परमाणु भार बढ़ रहा है। परमाणु भार बढ़ रहा है तो अगर समान एल्किल हैलाइड है CH3 के साथ ही अगर हम FCl Br और I की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वथनांक किसका होगा? CH3I, उससे कम CH3Br, CH3Cl और CH3F। उसके बाद अगर एक ही प्रकार का अगर एल्किल हैलाइड है, समावेवी एल्किल हैलाइड की अगर हम बात करें तो समावेवी एल्किल हैलाइड में अशाखित एल्किल हैलाइड का क्वथनांक सबसे क्या होगा? ज़्यादा होगा और शाखित का कम होगा। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड। ब्यूटिल का मतलब CH3 CH2 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 Cl, नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड। आइसो ब्यूटिल क्लोराइड में एक ब्रांच आएगी। उसके बाद नियो कंडीशन में क्या होगा? इस प्रकार। तो इसमें सबसे ज़्यादा शाखित है, इसका क्वथनांक क्या होगा? अशाखित से कम होगा। हेलो एल्केन के रासायनिक गुण, पहला है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सेकंड है विलोपन, अपचयन। और थर्ड है धातुओं से अभिक्रिया। हमने 11th क्लास में हमारा 12वां चैप्टर है जिसमें इन अभिक्रियाओं के बिल्कुल प्रस्तावना आपके सामने आई थी। आपने पहली बार इन अभिक्रियाओं को देखा था और यही हमें पता चला था कि इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है, नाभिक स्नेही क्या होता है। इसमें सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाएं आपको बताई थी कि योगात्मक अभिक्रिया, जिसमें क्या होगा कि योग होना, विस्थापन यानी अधिक क्रियाशील धातु या तत्व द्वारा कम क्रियाशील को विस्थापित करना, विस्थापन हो गया। इसी प्रकार विलोपन यानी मॉलिक्यूल का बाहर निकलना, H2 है, CO2 है H2O के रूप में, और धातुओं से अभिक्रियाएं। तो इनमें अब हम देख रहे हैं, हमने ये पढ़े हुए हैं कि एक तो हमारे पास अभिकर्मक आते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही और एक आता है नाभिक स्नेही। अब इस अभिक्रिया का नाम क्या है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो नाभिक स्नेही, इसमें क्या है? नाभिक स्नेही ऐसे अभिकर्मक जो खुद क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन धनी, खुद क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन धनी, और अभिक्रियाओं में ऐसे स्थान पर अटैक करते हैं जहाँ क्या हो? इलेक्ट्रॉन की कमी से अभिप्राय यहाँ क्या बन रहा हो? कहीं भी कार्बोकैटायन अगर हमें उपलब्ध हो जाए तो हमारा जो नाभिक स्नेही वो वहाँ इजीली जाकर अटैक करेगा और अभिक्रिया को कंप्लीट करता है। तो यानी ये कौन सी अभिक्रियाएं होंगी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की। यहाँ जैसे हम एल्किल हैलाइड की बात करें कि यहाँ Cl पहले से जुड़ा हुआ है, जैसे ये कोई एल्किल हैलाइड है। अब इसकी जगह अगर हम इसकी किसकी अभिक्रिया करवाएं? HCN की करवाएं, तो यहाँ क्या है? H पर धनावेश और Cn क्या है? ऋणावेश। तो ये नाभिक स्नेही Cn है, ये इस कार्बन पर अटैक करे, खुद तो यहाँ आकर जुड़ जाए और Cl को यहाँ से बाहर निकाल दे, तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
कि इसमें कार्ब धनायन है, ये एक नाभिक स्नेही से, यानी स्नेही का मतलब उसको ऐड करेगा और प्रतिस्थापन की Cl को निकाल के Cn इसकी जगह आ रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? प्रतिस्थापन। विलोपन का मतलब है कि एल्किल लाइट पढ़ रहे हैं तो आप इसमें से एक हाइड्रोजन एक कार्बन से Cl है, तो इसका क्या होगा? विलोपन होगा, बाहर निकलेगा, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? विलोपन। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना। इनके लिए अपचयन विकर्मक अलग अलग होते हैं कि एल्किल हैलाइड का अपचयन करने वाले विकर्मक आपको बताएंगे, इसमें अपचयन होगा तो उसमें क्या होगी? हाइड्रोजन छूट जाएगी। धातुओं से सोडियम और पोटेशियम जो क्रियाशील धातुओं से ये अभिक्रियाएं देखते हैं। लिथियम है, जिंक के साथ ये फ्रैंकलैंड विकर्मक है, इस प्रकार ये अभिक्रियाएं आएंगी। तो हम इसमें पहला टॉपिक है, ये पहला जो गुण है इसका, ये काफ़ी बड़ा होगा, डिटेल में इसे कम से कम आराम से 10-12 इसकी अभिक्रियाएं बनेंगी। उसके बाद आगे ये तीनों बहुत छोटे रहेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा हम फिर सबको एक साथ समराइज करेंगे। पहला रासायनिक गुण नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये हमारे पास क्या है? Rx। R क्या होता है? आंशिक धनावेश, और ये क्या होता है? आंशिक ऋणावेश। इसीलिए Rx बंध की प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवीय। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कोई क्या होगा? नाभिक स्नेही आता है, वो यहाँ अटैक करता है और क्या बनेगा? RNU प्लस X। ये कहलाती है, ये नाभिक स्नेही है, यहाँ से इस नाभिक स्नेही का यहाँ से क्या हो गया? प्रतिस्थापन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया में यह प्रोसेस होने से पहले यहाँ बीच में यहाँ क्या बना होगा? ये एक इंटरमीडिएट बना है। ये क्या है? एक इंटरमीडिएट यानी कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है इसमें एक क्या बनती है? मध्यवर्ती स्पीशीज। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में यहाँ इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती बनता है। अब ये अभिक्रिया यहाँ से दो प्रकार की देखते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN, तो इसी आधार पर इसे SN1 और SN2, यानी एक होती है एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक होती है द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1। यह अभिक्रिया 2 चरणों में कंप्लीट होती है, 2 चरणों में या 2 स्टेप्स में। क्रिया 2 चरणों में कंप्लीट होती है। पहला चरण धीमा या हम इसे कहते हैं स्लो स्टेप होता है, और स्लो स्टेप में कार्ब धनायन बनता है, और यही क्या होता है? अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद। रासायनिक बलगतिकी में हमने देखा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद है वो हमेशा स्लो स्टेप या धीमा पद ही होता है। फास्ट स्टेप है कभी भी अभिक्रिया के वेग का निर्धारण नहीं करता है। इसीलिए इस अभिक्रिया के लिए अगर हमें क्या लिखना पड़े? अभिक्रिया वेग, तो अभिक्रिया वेग किसके समानुपाती होता है? केवल यहाँ हम जैसे ये अभिक्रिया करवा रहे हैं Rx प्लस न्यूक्लियोफाइल, तो ये केवल Rx पर ही डिपेंड करता है। इसीलिए ये अभिक्रिया कैसी होती है? एक अणुक। एक अणुक क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अभिक्रिया का जो अभिक्रिया वेग है वह केवल अभिकारक की सांद्रता पर ही निर्भर करता है, और ये अभिकारक की संख्या 1 होती है। इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया है? एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। पहला चरण स्लो स्टेप धीमा पद होता है, जिसमें क्या बनता है? कार्ब धनायन बनता है। दूसरे स्टेप में नाभिक स्नेही का अटैक होता है या नाभिक स्नेही आक्रमण करता है। अभी इसके अपने देख लेते हैं मैकेनिज्म। यहाँ Rx ये है, जैसे इसमें हम यहाँ लिखते हैं फर्स्ट स्टेप, और ये क्या होता है? स्लो। यहाँ क्या बनेगा? R प्लस X। सेकंड
यहाँ R प्लस पर ये न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या बनेगा यहाँ RNQ। ये कैसा स्टेप होता है? फास्ट। यही हम बता रहे हैं कि अभिक्रिया वेग Rx केवल अभिकारक की सांद्रता पर ही निर्भर करता है। और सेकंड स्टेप कौन सा होता है? फास्ट स्टेप। एक बात करें इस अभिक्रिया के वेग की बात, कि कब वेग घटता है, कब बढ़ता है। तो इसमें बच्चों ये बात है कि हमने ये देखा यहाँ क्या बन रहा है? कार्ब धन आयन। 11th क्लास में हमने पढ़ा है कि तृतीयक कार्ब धन आयन है वो सबसे अधिक स्थायी है, उससे कम द्वितीयक और उससे कम प्राथमिक। तो तृतीयक कार्ब धन आयन होगा तो अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा। यदि हम किसकी बात करें? कार्ब धन आयन या कार्बोनियम आयन, ये जो स्पीशीज बनती है इसका क्या नाम लिखते हैं? कार्बोनियम आयन भी लिख देते हैं, कार्ब धन आयन। तो तृतीयक कार्ब धन आयन सबसे अधिक स्थायी है, उससे कम द्वितीयक, उससे कम प्राथमिक। इसी प्रकार अगर हम बात करें एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड में भी तृतीयक एल्किल हैलाइड यानी ऐसी कंडीशन हो तभी अभिक्रिया का वेग सबसे अधिक होगा। क्योंकि इसी से क्या बनेंगे? ये X निकलेगा तो ये तृतीयक कार्ब धन आयन, ये निकलेगा तो ये द्वितीयक कार्ब धन आयन, ये निकलेगा तो प्राथमिक, और ये क्या है? मेथिल कार्ब धन आयन। तो यहाँ अभिक्रिया के वेग को अगर हमें बढ़ाना है, नाभिक नहीं एक अणुक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए हमारे पास कार्ब धन आयन कैसा होना चाहिए? तृतीयक या द्वितीयक, प्राथमिक और मेथिल। उसमें सबसे अधिक किसकी होगी? तृतीयक की। तो यहाँ से इसमें ऐसे इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है कि आपको 4 प्रकार के एल्किल हैलाइड देंगे जिनमें मिक्स होंगे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और मेथिल, और आपसे ये पूछा जाएगा कि इन अभिकारकों या इन यौगिकों को एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग के बढ़ते क्रम के लिए आप इन्हें व्यवस्थित कीजिए। तो बढ़ते क्रम में आप देखेंगे, उनमें पहचान करेंगे तृतीयक एल्किल हैलाइड को सबसे अधिक अभिक्रिया का वेग होगा, उससे कम द्वितीयक एल्किल हैलाइड, उससे कम प्राथमिक एल्किल हैलाइड और सबसे कम किसका होगा? मेथिल। कौन सी अभिक्रिया के लिए? SN1। ये ध्यान रखें आप, SN1 अभिक्रिया है, ये हमेशा 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप वेग निर्धारक स्लो स्टेप होता है, जिसे हम वेग निर्धारक या अभिक्रिया वेग को निर्धारण करने वाला स्टेप कहते हैं, और दूसरा स्टेप फास्ट होता है जिसमें प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। पहले स्टेप में कौन सी मध्यवर्ती स्पीशीज बनती है? तो उसका नाम होता है कार्बोनियम आयन या कार्ब धन आयन, और कार्ब धन आयन का स्थायित्व जितना अधिक होगा अभिक्रिया का वेग भी उतना ही अधिक होगा। अब ये हमारे पास बन रहा है कार्ब धन आयन। अब इस कार्ब धन आयन पर न्यूक्लियोफाइल यहाँ से भी आ सकता है और न्यूक्लियोफाइल यहाँ से भी आ सकता है। दोनों तरफ से न्यूक्लियोफाइल के आने की संभावना क्या है? बराबर एक जैसी है। इसीलिए ये इस अभिक्रिया में जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है? रेसिमिक मिश्रण। रेसिमिक मिश्रण का मतलब क्या है कि D और L दोनों रूप के प्राप्त होने की संभावना है। जैसे अगर हम बात करें कि हमने अगर ROH से क्रिया करवाई है, OH अगर यहाँ अटैक कर रहा है तो OH यहाँ से भी जुड़ सकता है और यहाँ से भी, दोनों में से एक तरफ से जुड़ेगा। तो हमें क्या पता किस तरफ से जुड़ रहा है, तो हम इस अभिक्रिया में दोनों प्रकार के ही प्रोडक्ट बनाएंगे, D और L। और जब एक साथ D और L रूप बनते हैं तो वो कौन सा मिश्रण होता है? रेसिमिक मिश्रण। यह बातें हमने स्टीरियोआइसोमेरिज्म त्रिविम समावेयता में रेसिमिक मिश्रण को पढ़ा है। तो आप अपने त्रिविम समावेयता चैप्टर में जाकर वहाँ रेसिमिक मिश्रण की डेफिनेशन चेक करना। उसमें बताया है कि यदि D और L समावयवियों को एक साथ मिक्स किया जाता है, मिलाया जाता है,
तो उसमें क्या बनता है, रेसिमिक मिश्रण। और वहाँ भी आपको ये एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नोट करवाई है कि एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में यहाँ कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती स्पीशीज के बाद जब प्रोडक्ट बनता है तो उसमें D और L दोनों ही प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए इस मिश्रण या इस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, रेसिमिक मिश्रण या रेसिमिक मिक्सचर। एग्जाम्पल लेते हैं अब एक तृतीयक टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड की एक्वस जलीय KOH के साथ अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम KOH को देखते हैं। ये क्या है, जलीय KOH है तो इसका आयनन कैसे होगा, K+OH-। उसके बाद तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, तो यानी ये कार्बन कैसा है, तृतीयक ब्यूटिल की बात हो रही है तो यहाँ क्या होगा, 4 कार्बन का ब्यूटिल। ये क्या है, फर्स्ट स्टेप। यहाँ ये लिविंग ग्रुप Cl निकलेगा बाहर, Cl निकलते ही यहाँ क्या बनेगा, कार्बन आयन। सेकेंड स्टेप, ये कौन सा स्टेप था, स्लो स्टेप। सेकेंड स्टेप में ये कार्बन आयन इस पर नाभिक नहीं OH अटैक करेगा। यहाँ इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अब ये OH है यहाँ से भी अटैक कर सकता है और OH है ये यहाँ से भी, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर या D और L दोनों रूप इसमें प्राप्त होते हैं। नाभिक स्नेही, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कंप्लीट होती है। एक बार फिर से आप देखिए, एक अणुक SN1 एक अणुक है। एक अणुक क्यों कहा, इस बात को फिर से बता रही हूँ कि यहाँ हमारा अभिक्रिया वेग को निर्धारण करने वाला पद क्या है, स्लो स्टेप, जिसमें केवल एक अभिकर्मक भाग ले रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लेकिन ये होती 2 स्टेप में है। पहले स्टेप में कार्बन आयन बनता है और दूसरे स्टेप में हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है। और उस प्रोडक्ट की अगर नेचर, प्रकृति पूछी जाए तो प्रकृति कैसी होती है, रेसिमिक मिक्सचर बनता है। द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया RX। द्विअणुक, इसमें क्या है कि अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है अभिकारक और उसके जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, दोनों की सांद्रताओं के समानुपाती। यहाँ 2 सांद्रताएं हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, द्विअणुक। ये होती एक ही स्टेप में है और इसका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वो कैसा होता है, वाल्डन इन्वर्जन कहते हैं। यानी अगर हमने D रूप लिया है तो हमें L प्राप्त होता है, यदि हमने L रूप लिया है तो D। इसे क्या कहते हैं, उल्टा, यानी वाल्डन इन्वर्जन। RX, इसमें क्या है कि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है और आगे से ये लिविंग ग्रुप बाहर इजीली निकल जाता है। जैसे यहाँ क्या होगा, ये इसमें संक्रमण अवस्था आती है ये, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बाहर लिविंग ग्रुप और ये क्या बना लेगा, RN। ये कौन सी अवस्था होती है, ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था। द्विअणुक ऐसी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें वेग निर्धारक पद में 2 अभिकारक अणु भाग लेते हैं तो क्या कहलाती है, द्विअणुक। होती है एक ही स्टेप में है और इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या कहलाता है, वाल्डन इन्वर्जन। SN1 SN2
अभिक्रिया वेग समानुपाती होता है केवल Rx अभिकर्मक की सांद्रता के, और यहाँ अभिक्रिया वेग समानुपाती होता है Rx प्लस न्यूक्लियोफाइल। दो स्टेप में पूरी होती है, ये एक स्टेप में। यहाँ मध्यवर्ती स्पीशीज क्या बनती है, कार्बोनियम आयन, और यहाँ क्या होती है, संक्रमण अवस्था। यहाँ जो प्रोडक्ट है उसका क्या नाम होता है, ये रेसिमिक मिश्रण, और यहाँ क्या होता है, वाल्डन प्रतिपन्न या वाल्डन इन्वर्सन। क्रियाशीलता देखें SN1 अभिक्रिया के लिए क्रियाशीलता, तो यहाँ क्या क्रम होता है, तृतीयक, उससे कम द्वितीयक, फिर प्राथमिक, और सबसे कम क्या होता है, मैथिल। अभिक्रिया वेग का क्रियाशीलता का क्रम यहाँ देखें तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील क्या होगा, मैथिल, उससे कम प्राथमिक, उससे कम द्वितीयक, और सबसे कम क्या होगा यहाँ तृतीयक। उल्टा हो गया। तो आप ध्यान रखें, हमसे एग्जाम में SN2 के बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि देने वाले ये अभिकारक हैं वो सभी एक जैसे ही होंगे दोनों अभिक्रियाओं के लिए। केवल चेंज क्या होगा, या तो SN1 पूछी जाती है या SN2। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है कि एक अणु पूछिए या द्विअणु। एक अणु के लिए सबसे अधिक क्रियाशील क्या होगा, तृतीयक, फिर द्वितीयक, प्राथमिक और मैथिल। और द्विअणु की बात करें तो सारा सीक्वेंस क्या हो जाएगा, मैथिल, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और द्विअणु में संक्रमण अवस्था बनती है, प्रोडक्ट क्या होता है, वाल्डन इन्वर्सन। SN1 और SN2 में डिफरेंस से हम अगर इसे स्टडी करेंगे तो इजीली आपको समझ आएगी। गुड लक। हेलो एल्केन चल रहा है, अब तक बहुत सारे आपके चैप्टर हो चुके हैं, रिवीजन करते रहें स्टूडेंट्स। वेरी गुड लक, ऑल द बेस्ट।